जय हिंद फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 इंग्लिश का चैप्टर 7 दैट इज़ पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। नेम द इंग्लिश पोएट हु वाज द सक्सेसर ऑफ चॉसर बट प्रेडिसेसर ऑफ स्पेंसर एंड द ऑप्शंस आर रॉबर्ट हेंडरसन, विलियम डनबार, जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड, प्राइसीड। द राइट आंसर इज विलियम डनबार। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि हमें इंग्लिश पोएट का नाम बताना है जो कि चॉसर के सक्सेसर है, ठीक है, बट स्पेंसर के प्रेडिसेसर है, यानी प्रेडिसेसर के एक कदम पहले और चॉसर के एक कदम बाद। वो कौन थे पोएट? एंड आंसर होगा विलियम डनबार, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द थ्रेसल एंड द रॉयस? So, and the options are Gavin Douglas, John Lydgate, Thomas Huxley, William Dunbar. Okay. And the right answer is William Dunbar. That means हमें पूछा गया है कि थ्रेसल एंड द रॉयस के ऑथर कौन है और आंसर कौन सा होगा? विलियम डनबार जी, ठीक है। Our next question is which work do we find Dunbar dealing with in the Union of the countries England and Scotland? And the options are Golden Targe, The Thistle and the Rose, The Two Married Women, The House of Fame. And the right answer is The Thistle and the Rose. तो इसमें पूछा गया है कि which work do we find डनबार कौन से बुक में डील कर रहे थे यूनियन के बारे में, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का यूनियन हो सके उस बारे में कौन से बुक में उन्होंने चर्चा की है, ठीक है। एंड आंसर होगा थिसल एंड द रोज, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू एलिगरीज द थिसल एंड द रोज एंड द गोल्डन टार्च आर रिटन बाय, and the options are Gavin Douglas, Robert Henderson, William Dunbar, Thomas Huxley. The right answer is William Dunbar. So ये दो एलिगरी हैं, किसने लिखी है? तो विलियम डनबार जी ने लिखी है, ठीक है। Our next question is from the given identity which is not a work of first category written by William Dunbar, and the options are Himes, The Royce, Beauty, The Prisoner. The right answer is हाइम्स। तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा वर्क जो कि पहली कैटेगरी में आता है जिसे लिखा है विलियम डनबार जी ने। फ्रॉम द गिवन आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट ए वर्क ऑफ फर्स्ट कैटेगरी, इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, हमें नॉट ध्यान देना है। तो कौन सा इसमें से विलियम डनबार जी का फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब तो हमारे फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, बट हाइम्स जो है उनके फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज on the basis of style of versification, Dunbar's work is divided among, and the options are formal allegory, comic and satiric verse, religious poetry, all of these. The right answer is all of these. से पूछा गया है कि जो वर्ड्स जितने भी लिखे गए उनका स्टाइल जो है डनबार जी ने अपने काम में अपने लिखते वक्त में बहुत सारे में डिवाइड कर दिया था। तो कौन सा था? और वो सभी हैं, फॉर्मल एलिगरी भी होंगे, कॉमिक एंड सैटिरिक वर्ड्स भी होंगे, रिलीजियस पोइट्री भी होंगे, ठीक है। इस तरह से डिवाइड करके उन्होंने लिखी थी, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ वर्जिल इनटू इंग्लिश वाज, एंड द ऑप्शंस आर चॉसर, लाइडगेट, डगलस, गोवर, एंड द राइट आंसर इज डगलस। तो वर्जिल जो है द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ वर्जिल का जो फर्स्ट ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में वो कौन है? तो डगलस, ओके। Our next question is the Palace of Honor King Hart, Conscience and Enid, that is translation of Virgil, are written by, and the options are David Lindsay, Gavin Douglas, Thomas Mallory, and Edward Hall. And the right answer is Gavin Douglas. तो ये जो Palace of Honor King Hart है and Conscience and Enid है, इसको किसने लिखा है? तो डगलस जी ने लिखा है, ठीक है। Our next question is which of the following is not implemented by Gavin Douglas? And the options are allegorical technique, 8-line stanza, 9-line stanza, formal allegory. The right answer is formal allegory. So पूछा है इसमें कौन सा डगलस जिसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, नहीं किया गया है, और वो है फॉर्मल एलिगरी। फॉर्मल एलिगरी जो है डगलस जी ने नहीं किया था यूज, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सटायर ऑफ थ्री स्टेट्स, ए रिमार्केबल वन नोन फॉर इट्स रिफॉर्मिस्ट zeal, was composed by, and the options are John Mills, Sir David Lindsay, Thomas Sackville, and Thomas Norton. The right answer is Sir David Lindsay.
सो पूछा गया है द सैटायर ऑफ 3 स्टेट्स, जो 3 स्टेट्स बन के जो सैटायर बना हुआ है, दैट इज रिमार्केबल वन फॉर इट्स रिफॉर्मिस्ट जील, एक जो है रिफॉर्मिस्ट जील के लिए मतलब फेमस है। तो किसने लिखा था, किसने बनाया था? एंड ऑप्शन राइट आंसर इज डेविड लाइंसे। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रीम, द टेस्टामेंट ऑफ स्क्वायर मेलड्रम, द टेस्टामेंट एंड कंप्लेंट ऑफ पैपिंगो एंड ए पीसेस सैटायर ऑफ द थ्री स्टेट्स आर द चीफ वर्क्स ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर एलेक्जेंडर बार्कले, जॉन स्केल्टन, विलियम डनबार एंड सर डेविड लाइंसे। द राइट आंसर इज सर डेविड लाइंसे। तो ये सब किसने लिखी है? तो लाइंसे जी ने लिखी हुई है। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कॉटिश चॉसरियन, एंड द ऑप्शंस आर जॉन स्केल्टन, विलियम डनबार, रॉबर्ट हैंडरसन, जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड। द राइट आंसर इज जॉन स्केल्टन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्कॉटिश चॉसरियन नहीं है, नॉट हमें ध्यान देना है, एंड राइट आंसर इज स्केल्टन। डनबार, हैंडरसन और जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड ये सब स्कॉटिश चॉसरियन है, बट जॉन स्केल्टन जी नहीं है। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वन हु रोट लिरिक्स इन इंग्लिश वाज, एंड द ऑप्शंस आर थॉमस वाइट, अर्ल ऑफ सरी, द सर फिलिप सिडनी एंड शेक्सपियर। द राइट आंसर इज सर थॉमस वाइट। जो पहला इंसान जो कि लिरिक्स लिखा था इंग्लिश में वो कौन था? सर थॉमस वाइट। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क ऑफ द लिरिक वॉज इनॉग्रेटेड बाय, एंड द ऑप्शंस आर वाइट, अर्ल ऑफ सरी, थॉमस एक्विल एंड सर थॉमस मोर। द राइट आंसर इज वाइट। सो वर्क ऑफ द लिरिक सबसे पहले किसने इनॉग्रेशन किया था, स्टार्ट किया? तो वाइट जी ने किया था। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस वाइट यूज Petrarchan sonnet form for his poems, but he changed its select while octave were the same. The rhyme scheme of his select is CDE, CDE, CD, CDEE, ODD, CEE, and CDEF. And the right answer is ODD and CEE. So थॉमस वाइट जी ने जो पेट्रार्कन सॉनेट जो बनाया था उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किया था, जिसमें 6 लाइन्स को और सिलेक्ट किया था, उसमें चेंज कर दिया था। बट ही चेंज इज सिलेक्ट फॉर लास्ट 6 लाइन्स, उन्होंने लास्ट 6 लाइन्स को क्या किया था, चेंज कर दिया था। और वाइल ऑक्टेव फर्स्ट 8 लाइन्स वेर द सेम, लेकिन स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 8 लाइन्स थे वो सेम थे। तो राइम स्कीम क्या था जो उन्होंने सिलेक्ट किया था? तो वो था ODD एंड CEE। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वॉज बॉर्न इन 1517, ही वॉज मोर करेजियस दैन हिज फ्रेंड एंड मास्टर, ही एक्सेल्ड हिज मास्टर एज ए meteorist in case and assurances. So who was the disciple and his master? And the options are Surrey and Wyatt, Erasmus and Moore, Henderson and Chaucer, Hawes and Chaucer. And the right answer is Surrey and Wyatt. So वो कौन है जो कि 1517 में जन्म लिया था और वो बहुत ही करेजियस था, जबकि उसके फ्रेंड उससे कम था, उसके मास्टर उससे कम थे। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा साहसी था। He excelled his master as a meteorist in case and assurances. सो उसका शिष्य कौन था और उसका मास्टर कौन था? तो हमें बताना है शिष्य का नाम और मास्टर का नाम। तो शिष्य हो गया सर्री एंड मास्टर हो गया वाइट। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वेर फेमस फॉर ड्रंक डीप ऑफ इटालियन पोएट्री, एंड द ऑप्शंस आर हेनरी होवर्ड एंड अर्ल ऑफ सर्री, थॉमस वाइट एंड हेनरी होवर्ड, थॉमस वाइट, हेनरी होवर्ड एंड अर्ल ऑफ सर्री, एंड नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज थॉमस वाइट एंड हेनरी होवर्ड। तो इसमें पूछा गया है कि कौन ड्रंक डीप ऑफ इटालियन पोएट्री के लिए फेमस है? तो थॉमस वाइट एंड हेनरी होवर्ड। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्री इज नोटेड फॉर, एंड द ऑप्शंस आर ट्रांसलेशन ऑफ डेंटिस वर्क, ट्रांसलेशन ऑफ 2 books of Virgil in strange meter, translation of Homer's work, and last option is translation of Chaucer's work. And the right answer is translation of 2 books of Virgil in strange meter. तो सर्री जो है उसको नोट किया गया था किस लिए? तो ट्रांसलेशन करने के लिए 2 बुक का, जो कि वर्जिल का था, वो भी स्ट्रेंज मीटर में। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज हेनरी हॉवर्ड सेंटेंस्ड टू एग्जीक्यूशन बाय हेनरी VIII? सो हेनरी हॉवर्ड, व्हाई वाज हेनरी हॉवर्ड सेंटेंस्ड टू एग्जीक्यूशन बाय हेनरी VIII? एंड द ऑप्शंस आर एडल्टरी, ट्रीजन, अल्केमी, ब्लास्फेमी। द राइट आंसर इज ट्रीजन। सो पूछा गया है कि हेनरी हॉवर्ड जो है उन्हें क्यों सेंटेंस टू डेथ का ऑर्डर दिया गया था बाय हेनरी VIII, एंड द रीजन इज ट्रीजन। ट्रीजन मीन्स राजद्रोह, उन्होंने कुछ द्रोह किया था, अगेंस्ट गए थे, इस वजह से उन्हें सेंटेंस टू डेथ का ऑर्डर मिला था बाय हेनरी VIII। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ हाई रेनेसां पोएट्स? एंड द ऑप्शंस आर सर थॉमस वाइट, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर एंड विलियम शेक्सपियर। द राइट आंसर इज सर थॉमस वाइट। इसमें से कौन सा हमारा
हायर यूनिवर्सल पोइट्स के पार्ट नहीं है, ठीक है, नॉट हमें ध्यान देना होगा और आंसर होगा हमारा सर थॉमस वाइट, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ए सोनेट सीरीज लिंक्ड बाय रिपीटिंग द लास्ट वर्स ऑफ वन सोनेट इन द फर्स्ट वर्स ऑफ द नेक्स्ट until the circle is closed by using the first verse of the first sonnet as the last verse of the last sonnet. And the options are a sonnet band, a sonnet crown, a sonnet throne, and last option is a sonnet cap. The right answer is a sonnet crown. So इससे पूछा गया है कि जो सोनेट का सीरीज है वो लिंक किया गया है बार बार रिपीट करके लास्ट वर्स ऑफ वन सोनेट, एक सोनेट का लास्ट जो वर्स है उसे फर्स्ट वर्स का नेक्स्ट वाले से कनेक्ट कर दिया गया है और until the circle is closed, जब तक सर्कल क्लोज नहीं हो जाता है, by using the first verse of the first sonnet as the last verse, यानी कि फर्स्ट सोनेट का जो फर्स्ट वर्स है उससे क्या किया गया है, लास्ट वर्स ऑफ लास्ट सोनेट से कनेक्ट किया है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सोनेट क्राउन, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनरी ओवर्ट एंड सर थॉमस वाइट बोथ बेस्ड सोनेट्स ऑन विच ऑफ पेट्रार्क्स पोएम्स अबाउट अनरिपीटेड लव, and the options are rhyme 110, rhyme 120, rhyme 130 and rhyme 140. The right answer is rhyme 140. तो इसमें पूछा गया है कि हेनरी ओवर्ट और सर थॉमस वाइट उन्होंने पोएम्स जो लिखे थे उनका बेसिस क्या था, जो कि पेट्रार्क पोएम का अबाउट अनरिक्विटेड लव था। तो आंसर होगा राइम 140, ठीक है, यही उनका बेस पोएट था, बेस मतलब सोनेट का बेसिस था, ठीक है। Our next question is, White frequently used an exaggerated figure of speech in which intellectual cleverness figured at least as largely as real emotion. So what is the name of this device? And the options are concise, conceal, concave, comparison. The right answer is concise. So White जी frequently यानी बहुत जल्दी यूज़ कर रहे थे क्या, exaggerated figure of speech, इस स्पीच को यूज़ कर रहे थे in which intellectual cleverness figured, इसमें क्लेवरनेस दिखा मतलब इंटेलेक्चुअल क्लेवरनेस फिगर को एटलीस्ट एज लार्जली एज रियल इमोशन, उसको इस तरह से यूज़ किया था जिस तरह से एक रियल इमोशन को यूज़ करते हैं, ठीक है, एज लार्जली। तो उस डिवाइस का नाम क्या था, एंड आंसर इज कॉन्साइट, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्स फ्रॉम विच सिमेंटिक फील्ड कैन बी फाउंड इन द फोर्थ वर्स ऑफ वाइट्स द लॉन्ग लव दैट इन माई थॉट डोथ हर्बर, एंड द ऑप्शंस आर मैथोलॉजिकल, एनिमल, मिलिटरी, रिलीजियस, एंड द राइट आंसर इज मिलिटरी। सो इसे पूछा है जो सिमेंटिक फील्ड में जो वर्ड्स है जो कि फोर्थ वर्स ऑफ वाइट से लिया गया है, द लॉन्ग लव दैट इन माई थॉट डॉट हर्बर, तो ये क्या है एंड कौन सी सिमेंटिक फील्ड का है, तो मिलिटरी का है, मिलिटरी फील्ड से है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट इज द दैट टेक इट एंड माई लव इज द लास्ट वर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोनेट्स, एंड द ऑप्शंस आर सर थॉमस वाइट्स द लॉन्ग लव दैट इन माई थॉट डॉट हर्बर, हेनरी ओवर्स love that though train and live within my thought, option number C, Edmund Spencer's like as a ship that through the ocean wide, and last option is Philip Sidney's loving in truth and fain in words my love to show, and the right answer is Henry Owen's love that though rain and live within my thought. So sweet is the death that takes and my love is the last words of the following sonnet. तो ये जो है लास्ट वर्स है, ठीक है, तो कौन से वर्स का है, तो इनका ये वाला वर्स है, ठीक है, हेनरी ओवर्ट जी का लव द डॉट रेन एंड लाइव विद इन माई थॉट, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वाइट्स फॉलोइंग वर्सेस रेफर टू, इनटू माई फेस प्रेसेट विद बोल्ड प्रिटेंस एंड देयर इन कैंपेट स्प्रेडिंग हिज बैनर। सो ये जो वर्स है ये क्या रिफर कर रहा है, ठीक है, वायलेट जी का, एंड द ऑप्शंस आर ब्लश, ए पंच, ए रैश, ए किस, एंड द राइट आंसर इज ए ब्लश, ब्लशिंग वाला वर्ड्स रेफर कर रहा है, ठीक है, ब्लश दैट इज शर्माना, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वेयर वाइट्स द लॉन्ग लव दैट इन माई थॉट डॉट हर्बर एंड हॉवर्ड्स लव दैट दो ट्रेन एंड लाइव विद इन माई थॉट बोथ पब्लिश्ड, एंड द ऑप्शंस आर 1556, 1557, 1558 एंड 1559, द राइट आंसर इज 1557। तो कौन से साल में वाइट जी का ये दोनों पब्लिश हुआ था, and right answer is 1557, okay। Our next question is what is the division of Henry Howard or of Surrey's sonnet, and the options are 3 quatrains and a couplet, an octave and a sestet, 3 quatrains and a sestet, an octave and 2 couplets, and the right answer is 3 quatrains and a couplet। so division पूछा गया है हेनरी हॉवर्ड जी का अर्ल ऑफ सरेज सोनेट, इस सोनेट को कैसे डिवाइड किया गया है, तो 3 क्वाट्रेंस में और एक कपलेट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्ल ऑफ सरे रोट सोनेट्स बट ही चेंज इज राइमिंग स्कीम, सो व्हाट वाज इट,
and the options are A B A B, C D C D, E F E F G G, and second option is A B B A double B A, C D E C D E, and third option is A B A B, C D C D, E G E G, F F, and the last option is A double B A double B A, C D C D double E, and the right answer is A B A B, C D C D, E F E F G G. तो ऑल ऑफ सरे जो है उन्होंने जो सोनेट लिखा था उसका राइमिंग स्कीम था ये, ठीक है. Our next question is, during the 15th century, Renaissance ideas spread from dash to dash, and the options are Italy to China, India to Italy, Italy to Europe, and Italy to France. And the right answer is Italy to France. That means जो 15th century में जो Renaissance idea spread हुआ था कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो इटाली से फ्रांस तक हुआ था, ठीक है. Our next question is, abolition of Pope's authority took place in, and the options are 1530, 1532, 1534, and 1536. And the right answer is 1534. तो एबोलिशन पॉप का जो अथॉरिटी था वो कब खत्म हुआ था, तो 1534 में हुआ था, ठीक है. Our next question is, during the age of revival, dash became an important vehicle for satire of court and urban life, and the options are pastoral, allegory, ballads, sonnets. The right answer is pastoral. पूछा गया है कि एज ऑफ रिवाइवल जब चल रहा था, रिनेसांस पीरियड जब चल रहा था, तब डैश बिकेम एन इंपॉर्टेंट व्हीकल फॉर सटायर ऑफ कोर्ट. तो सटायर ऑफ कोर्ट और अर्बन लाइफ इनका जो मेन व्हीकल इंपॉर्टेंट चक्का या गाड़ी कौन सा था, तो पेस्टोरल था. मतलब जिससे इन लोग का गाड़ी, मतलब इन लोग का जो वर्ड्स है वो चल रहा था, ठीक है. मतलब मैक्सिमम पेस्टोरल टाइप लिखा गया था उस वक्त, ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थॉमस ऑक्सली बिलीव्ड इन, and the options are autobiographical work, morality, confessional tone, directism. The right answer is directism. थॉमस ऑक्सली जी जो बिलीव करते थे, किस में बिलीव करते थे, तो डायरेक्टिज्म में बिलीव करते थे. डायरेक्टिज्म यानी कि उपदेश देना, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉन लाइटगेट्स लीस्ट डल वर्क इज, एंड ऑप्शंस आर फॉल ऑफ प्रिंसेस, ट्राई बुक, लंडन लाइक पेनी, एंड नन ऑफ दिस. एंड द राइट आंसर इज लंडन लाइक पेनी. सो जॉन लाइटगेट जी का सबसे खराब लिस्ट वर्क कौन सा था, तो लंडन लाइक पेनी, ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रेडिशन ऑफ एलिग्रिकल एंड ड्रीम पोएट्री एम्प्लॉयज द वर्क्स ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर हॉक्सली, स्टीफन हॉज, जॉन लाइटगेट, जॉन स्केल्टन. एंड द राइट आंसर इज जॉन लाइटगेट. सो एलिग्री और ड्रीम पोएट्री का जो ट्रेडिशन था वो इसका वर्क था, तो लाइटगेट जी का था, ठीक है. Our next question is, Stephen Hawes' most popular work was the long allegorical poem, and the options are example of Word to, the conversion of Swedes, the Joy Fidei Mediterranean to all England, and last option is the pastime of pleasure. And the right answer is the pastime of pleasure. तो स्टीफन हॉज जी का जो मोस्ट पॉपुलर वर्क था, जो कि बहुत लंबा एलिगरी था, पोएम दैट इज नैरेटिव, तो कौन सा था, सो वो था पास्ट टाइम ऑफ प्लेजर. आप लोग देख रहे हैं मैं इतने सारे एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. आपको इन सब का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है. और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. गार्लैंड ऑफ लॉरेल वॉज रिटन बाय डैश इन, एंड द ऑप्शंस आर लाइटगेट 1623, लाइटगेट 1523, स्केल्टन इन 1523, एंड स्केल्टन इन 1623. The right answer is Skelton in 1523. So Garland of Laurel जो है किसने लिखा था, स्केल्टन जी ने लिखा था. कब लिखा था, तो 1523 में, ओके. Our next question is, Barclay wrote the first formal dash in English film with entertaining pictures of rural life, and the options are epilogues, eclogues, 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 and epochs. And the right answer is eclogues. तो बार्कले जी जो लिखते थे पहला फॉर्मल वो था इक्लॉग्स, जो कि इंग्लिश में लिखते थे, पूरा फुल ऑफ एंटरटेनिंग पिक्चर रहता था उसमें, ठीक है, रूरल लाइफ का, ओके. उसको कहते हैं इक्लॉग्स, ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्टन इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क डैश, एंड द ऑप्शंस आर ऑर्डिनल ऑफ एल्केमी, द कंपाउंड ऑफ एल्केमी, एंड अदर बैले टू सेंट वेरबर्ज, एंड लास्ट ऑप्शन इज डिक्सन सेइंग्स ऑफ वेरियस फिलोसोफर्स. द राइट आंसर इज ऑर्डिनल ऑफ एल्केमी. तो नॉर्टन जी का बहुत अच्छा लिखा हुआ क्या है, तो वो है ऑर्डिनल ऑफ एल्केमी, ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस इज करेक्ट, एंड द ऑप्शंस आर, इट वाज डेडिकेटेड टू प्रिंस हेनरी, द पोएम बिगिंस विथ ए 2000 लाइन प्रोलॉग, इट वाज रिटन बाय जॉन लाइटगेट, एंड द लास्ट ऑप्शन इज द पोएट cites 5 sources for his poem. And the right answer is the poem begins with a 2000 lines prologue. तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है
रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस के व्यू पॉइंट से सही है, करेक्ट है। तो पोएम जो है 2000 लाइन में प्रोलॉग लिखा गया है, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। Our next question is, which of the following statements about the fall of princess is correct? So, and the options are, it is written by Thomas Huxley. Second option is, it is based on a similar work by Boccaccio. Third option is, it begins with the creation of the world by God. And the last option is, it is the poet's shortest work. And the right answer is, it is based on a similar work by Boccaccio. So, Falls of Princess जो है, इसका सही बात कौन सा है? तो ये सिमिलर वर्क है जो कि बोकेशियो से मिलता जुलता है, ठीक है। Our next question is, which of the following statements about the pastimes of pleasure is correct? And the options are, it is written by John Lydgate. It was written in 1600 lines. The main theme of the poem was the education and pilgrimage of the knight grand armor. And the last option is, the poem was written in iambic pentameter. The right answer is, the main theme of the poem was the education and pilgrimage of the knight grand armor. तो पूछा गया है कि द पास टाइम ऑफ प्लेजर जो है इसके बारे में कौन सी बात सही है? तो ये बातें सही है कि एजुकेशन थीम पर बना हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द बाउज कोर्ट इज नॉट करेक्ट? एंड द ऑप्शंस आर, इट इज रिटन बाय जॉन स्केल्टन, इट इज ए पॉलिटिकल एंड हिस्ट्रिकल एलिगरी, इट इज रिटन इन 7 स्टैंजास, एंड लास्ट ऑप्शन इज, द नरेटर ऑफ द पोएम एनकाउंटर्स 7 डिफरेंट पीपल while on his journey on the train. The right answer is option number D. The narrator of the poem encounters 7 different people while on his journey on the train. तो इसमें पूछा है कि बाउज ऑफ करेक्ट में कौन सी बातें गलत है, सही नहीं है? तो ये बातें गलत है, बाकी तीनों सेंटेंस जो है सही है, ठीक है। Our next question is, which of the following statements about the Ship of Fools is not correct? And the options are, it is written by Alexander Barclay, it was written by 1509, it is an adaptation of a popular German satire by Sebastian Brandt, and the last option is, the work describes the ship laden with tools setting sail for the Garden of Eden. The right answer is, the work describes the ship laden with tools setting sail for the Garden of Eden. So, Ship of Fools जो है इसकी कौन सी बातें गलत है? नॉट करेक्ट। सो ये बातें गलत है, ठीक है, लेकिन बाकी सारी बातें सही है। इट वॉज रिटेन इन 1509, ठीक है, और बाकी ये तीनों बातें सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए, अब हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला एमसीक्यू। सो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर रेफर्ड टू एज द स्कॉटिश चौशरियंस? इसमें से कौन से हमारे स्कॉटिश चौशरियंस हैं? एंड द ऑप्शंस आर थॉमस हॉक्सली, रॉबर्ट हेंडरसन, जॉन लाइडगेट, विलियम डनबार। 2018 दिसंबर में पूछा गया ये क्वेश्चन। द राइट आंसर इज 2 and 4, दैट इज रॉबर्ट हेंडरसन एंड विलियम डनबार, ठीक है। Our next question is, John Lydgate begins his Sighs of Thebes with a prologue of 176 lines in which he imagines himself joining Chaucer's pilgrims in Canterbury, where he speaks with the host and agrees to tell the first tale on homeward journey. The story that Lydgate tells as the pilgrims depart from Canterbury is meant to be a companion piece too. And the options are, the Pardoner's Tale, the Wife of Bath's Tale, द नाइट्स टेल, द मिलर्स टेल। ये क्वेश्चन 2018 नवंबर में पूछा गया था। एंड द राइट आंसर इज द नाइट्स टेल। तो जितनी भी बातें हैं कौन सी कहानी पर है? तो नाइट्स टेल पर है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अर्ली इंग्लिश टेक्स्ट। एंड ऑप्शंस है ये सारे जो कि क्वेश्चन पूछा गया है 2017 जनवरी में, ठीक है। द राइट आंसर इज, राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारा आंसर नंबर सी राइट रहेगा, दैट इज पहले और नाइटिंगेल है, उसके बाद टॉयलेट्स एंड क्रेसिड है, लास्ट मोर्टिडी और यूटोपिया, और फिर लास्ट में है यूटोपिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस से पूछा गया है बाइबल का, ओके, एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन 2016 जुलाई में पूछा गया था। द राइट आंसर इज, पहले था टाइंडल किंग जेम्स वर्शन, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्शन, हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्शन लास्ट में था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विलियम डनबार्स लैमेंट फॉर द मेकर्स इज अबाउट? द ऑप्शंस आर किंग्स, प्रीस्ट, पोएट्स, पीजेंट्स। 2015 दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन। द राइट आंसर इज पोएट्स। तो डनबार जी का जो लैमेंट फॉर द मेकर्स है ये किसके बारे में है? तो पोएट्स के बारे में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर सर थॉमस वाइट एडॉप्टेड पेट्रार्क एंड पेट्रार्कनिज्म टू इंग्लिश साउंड्स एंड मीटर सर्विस वर्ड्स टेंस टू लुक बैक beyond Petrarch to the, and the options are French words, Italian words, Spanish words and Latin words। 2014 में जून में पूछा गया ये सवाल। द राइट आंसर इज लैटिन वर्ड्स।
तो थॉमस वाइट जी का जो उन्होंने अडेप्ट किया था पेट्रार्का, ये जो है कौन से वर्ड से लिया गया है, तो वर्ड्स में है तो लैटिन में है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरी जॉइंटली ब्रॉट आउट टोटल्स मिसलेनी ड्यूरिंग द रिनेसांस, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द अर्ल ऑफ सरी फ्रॉम द फॉलोइंग, एंड द ऑप्शंस आर थॉमस लॉज, थॉमस नैश, थॉमस टैकविल एंड लास्ट ऑप्शन इज हेनरी होवर्ड। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था जून में। द राइट आंसर इज थॉमस हेनरी होवर्ड, ठीक है। तो थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरी जो है दोनों ने मिलकर जो किया था ब्रिंग आउट टोटल्स मिसलेनी ड्यूरिंग द रेनेसा के दौरान, ठीक है। तो हमें उस नाम को आइडेंटिफाई करना है जो कि अर्ल ऑफ सरी का है, ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना था। और वो नाम था मतलब किसने इसे लिखा था, तो हेनरी होवर्ड जी ने, जो कि 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।